ऐ भारत माँ तेरे चरणों पे शीश चढ़ाने आए हैं, जितनी भी अपने पास बची वो साख चढ़ाने आए हैं। ये जान हथेली पर रखकर हम कुछ कर दिखाने आए हैं। है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। और अभी अभी जो पंक्तियां मैंने पढ़ी, जिस इंसान को, जिस शख्सियत को ये पंक्तियां समर्पित हैं, उस शख्सियत को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट मिस्टर MS बिट्टा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। सर, वैसे तो मातृभूमि से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके दिल में देश के लिए एक अलग ही जज्बा और एक अलग ही जोश है। तो सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जज्बा, ये जोश ना मेरा है ना मैं हूँ इसमें। मैं जब 6 या 7 साल का था तो अपने ग्रैंडफादर के साथ हरमंदर साहब के साथ जलियांवाला बाग जाया करता था। मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे। कई वक्त मैं जाता रहा। एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछा, ये दीवारों के ऊपर निशान किस चीज के हैं? तो उन्होंने कहा, ये जनरल डायर की गोलियों के निशान है, जिसने देश की आज़ादी मांगने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलाई थी, तोप चलाई थी। कैसी आज़ादी, कौन सी आज़ादी गोलियों को चली, ये प्रश्न और ये बहुत बड़े सवाल मेरे अंदर मैं पूछता रहा। फिर उन्होंने मुझे जलियांवाले बाग के इतिहास की किताब, शहीद आजम उधम सिंह जी की किताब, जिन्होंने जनरल डायर का बदला जाके यूके में लिया था, और भगत सिंह जी की किताबों को लाके दिया। 2-3 महीने पढ़ता रहा। फिर उसी तरह सैर करते करते मैंने उनकी बाजू पकड़ी और जहां निशान से वहीं पे उस मिट्टी को खोद करके, पवित्र मिट्टी, लाल मिट्टी को खोद करके मैंने शपथ ली थी, आज़ादी आपने शहीदों ने लेके दे दी, कभी ज़िंदगी में वक्त मिला बड़ा हुआ आज़ादी की रक्षा करूँगा। ये एक मेरे लिए, मेरे उस वक्त ग्रैंडफादर के ब्रदर, जिनका नाम था सरदार हरबंस सिंह जी चोपड़ा, जिनको जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियां लगी थी, उन्होंने फिर मुझे सारा इतिहास बताया। ये मेरी एक ज़िंदगी की शुरुआत थी। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि बचपन में सही सीख इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे बिट्टा जी के साथ भी हुआ। और मैं हूँ गीत, और मेरे साथ हैं सीनियर मैनेजर ऑफ रेडियो महारानी मैडम सपना सूरी जी। और कहते हैं कि युद्ध नहीं है नशा मात्र, ये युद्ध नहीं है नशा मात्र, ये युद्ध स्वयं निर्माता है। लड़ा नहीं जो राष्ट्र युद्ध, वो कच्चा ही रह जाता है। नहीं तिलक के योग शीश, वो जिस पर हुआ प्रहार नहीं, और रही कवारी मुट्ठी, वो जो पकड़ सकी तलवार नहीं। तो सर, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे एक इंस्पिरेशन जुड़ी होती है, और आपने बहुत ही कम उम्र में देश की सेवा के बारे में सोच लिया था। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मैंने जैसे पहले बोला, मुझे जलियांवाला बाग से ही मिली जी। शहीद आजम भगत सिंह जी के इतिहास से मिली जी। कि उनकी भी उम्र बहुत छोटी थी जी। जब वो जलियांवाला बाग के अंदर घर से निकल करके चोरी, बहुत छोटी उम्र थी जी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून को इकट्ठा करके शीशी में डालते और घर ले जाते और रोज तिलक लगाते। तो ये प्रेरणा थी जी। प्रेरणा मिलती 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 बहुत जब आगे रास्ते पे चले गए। 15 अगस्त और आज़ादी का दिन जब हमने मनाने का अपने नौजवान दोस्तों के साथ फैसला किया, हम स्कूल के स्टूडेंट थे, मोहल्ले के लोग थे। एक तरफ पवित्र स्थान हरमंदर साहब, जहां दुनिया नमस्कार करती, एक तरफ शहीदों का स्थान जलियांवाला बाग, बीच में वो स्थान था जब तिरंगा झंडा लहराते थे। फिर कई वर्ष के बाद वो एक इम्तिहान का वक्त आया, जब हरमंदर साहब की पवित्र धरती को कुछ लोगों ने, कुछ आतंकवादियों ने अपमानित करने की कोशिश की। हथियार ले गए, गोला ले गए, बारूद ले गए, खालिस्तान की मांग को कर दिया कि पंजाब हिंदुस्तान से अलग कर देंगे, पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे। गोलियों की बुछाड़ें, बहनों के सुहाग उजाड़ने, बच्चों को यतीम करना, इस आज़ादी को खतरा पैदा हो गया।
जी। तिरंगे झंडे को खतरा पैदा हो गया। और जब 15 अगस्त का दिन आया तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया, अगर तिरंगा झंडा लहराओगे तो गोलियों से, बम्बों से उड़ा दिए जाओगे। हमने उसी वक्त सोच लिया, जो हमने जलियांवाला बाग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की खून से लथपथ धरती पे लाल खून की जो हमने शपथ ली थी, आज हमारे इम्तिहान का वक्त है। 12 बजे झंडा लहराना था और 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया जाता है कि हम आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा न कर सके, हम आज़ादी का दिन ना मना सके। तो पहला बम खाया। अगर इस सवाल मेरे से पत्रकार पूछते हैं, कम से कम 14 बार हमले हुए, कि पहला हमला कब हुआ था, तो मैं फख्र से कहता हूँ पहला हमला 15 अगस्त आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हुआ। जी, क्या बात है। तो सर, आजकल के जो युवा हैं, वो लोग आप देखें तो बॉलीवुड में या ऐसे जो फिल्मी स्टार्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। तो सर, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज या आप उनकी सोच को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहें, ऐसी कोई बात? देखो, जो हीरो हैं, कई अच्छे हीरो भी हैं, देश के लिए अच्छा काम करते हैं। अक्षय कुमार जी हैं, कई हीरो, अजय देवगन जी हैं, बड़े अच्छा काम करते हैं। पिक्चरें भी देशभक्ति की बहुत आ रही हैं। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, आज जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी हो सकते हैं बीजेपी के, पर देश के प्रधानमंत्री ऐसे होना आजकल के इस राजनीतिक हालात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बड़े कम लोग होते हैं। बिल्कुल। ऐसे जो लोग हैं उनको वॉच करें, उनको देखें, वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर देश का नाम कितना ऊंचा किया है, कोरोना के ऊपर कैसे लड़ाई लड़ी है, 370 धारा को, 70 साल की कैंसर की बीमारी को कैसे उखाड़ा है। आज चाइना जैसा देश जो दुनिया में पावरफुल था, उसके सामने खड़े हो गए, पाकिस्तान को साइड में कर दिया, राम जन्मभूमि का निर्माण कर। जो ऐसी समस्याएं थी, जो दंगे फसाद करती थी और गोलियां चलती थी, तिरंगे झंडे का अपमान होता था, आज़ादी का दिन कश्मीर में नहीं मना सकते थे, आज कश्मीर में हर जगह पे आज़ादी के तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जरूरी नहीं कि फ़ौज में जाएं, जरूरी नहीं पुलिस में जाएं, उसके बगैर भी हम अगर चाहें बगैर वर्दी में हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं। जी, तो सर, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए ताकि जो यूथ है उसमें देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो सके? देशभक्ति की भावना काफ़ी जाग चुकी है। जी। पहले वंदे मातरम बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे, आज से 7-8 साल पहले तो उसको कुछ और निगाह से देखा जाता था। आज वंदे मातरम, भारत माता की जय हर जगह पे बोली जाती है। ये एक अवेयरनेस है जी। ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, योगा शुरू किया है, ऐसी कई चीज़ें शुरू की हैं। जैसे अभी हमारे खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, और खिलाड़ी हैं, किस तरीके से दुनिया के अंदर तिरंगे झंडे का नाम ऊंचा किया, आपने देखा होगा किस तरीके से तिरंगे झंडे को लहराया। तो ये एक प्रेरणा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक प्रेरणा है, वो ऐसी चीज़ों को उत्साहित करते हैं, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते, वो बीच में घुस जाते हैं। बिल्कुल। अगर एक गरीब लड़का है, किसान का बेटा है, तो मैं पीएम हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो ये एक प्रेरणा है, तो ये एक जज्बा जो है एक जाग चुका है युवा पीढ़ी में, और ये आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर, आप तो बहुत सारे सोशल कैंपेन्स ऐसे हैं जिनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप भी उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर, ऐसे बहुत से बच्चे हैं आज की डेट में जो आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, शायद उनकी संख्या तो करोड़ों में है। सर, वो आपसे कैसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं? देखो, मैं सबको यही कहता हूँ, अपने राष्ट्र के साथ जुड़ो, अपने देश के साथ जुड़ो, देश की आज़ादी की रक्षा के लिए जुड़ो। हम अपने अपने काम में, मिशन में लगे रहें। पॉलिटिक्स एक नाम जो है ये अच्छा नाम नहीं है। आज है राष्ट्रवाद की राजनीति, राष्ट्रवाद की तरफ चले। अगर किसी ने आना है तो जहाँ जहाँ है वो देश की सेवा करे। सर, आतंकवाद का जन्म होता है आतंकवाद की सोच से, तो इस सोच को हम देशभक्ति में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हो गई, आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह तिरंगे झंडे हैं। पहले तिरंगे झंडे का अपमान होता था, जवानों पे गोलियां चलती थी, पत्थर फेंके जाते थे। बताइए कुछ है? देखिए, जज्बा पैदा हुआ, एक अच्छी सोच शुरू हुई, क्योंकि हमारा लीडर की सोच ही प्रथम राष्ट्र। पॉलिटिकल लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती है, कोई आंदोलन चलते रहते हैं, पर राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तिरंगे झंडे से बड़ी चीज़ कोई नहीं। उन्होंने उसकी रक्षा की है।
बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि राष्ट्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तिरंगे झंडे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सर, इसी तिरंगे झंडे पर हमारे बहुत से शहीद ऐसे, बहुत से जवान ऐसे हैं जो शहीद हो जाते हैं, अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। उनके जाने के बाद उनका जो परिवार है वो एक बहुत ही दुर्गम स्थिति में अपनी ज़िंदगी बिताने को कई बार मजबूर हो जाता है। सर, हमारे जो यूथ है या हमारी जो आम पब्लिक है, अगर वो उनसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है और उनकी हेल्प कैसे कर सकती है? को आज की जो स्थिति और आज से 10 साल पहले की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पहली बात तो कोई शहीद ना हो, अगर कोई शहीद होता उसके परिवार को 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कई स्टेट्स ऐसी हैं 1 करोड़ स्टेट देती, 2 करोड़ उसको तनख्वाह मिलती है, उसके बच्चों की शादी, उसकी पढ़ाई लिखाई। ये एक नई नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक नया जोश आया है। बिल्कुल। तो बच्चों को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ शहीदों के परिवार उनको देखें, उनको कोई तकलीफ तो नहीं, उनको पूछें, उनकी मदद करें। जी सर, सुना है आपकी बायोपिक भी आने वाली है, तो हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं स्पेशली कि हम इस फिल्म को कब देख सकते हैं? अभी कोरोना काल चल रहा है, जब ठीक हो जाएगा तो ज़रूर होगा। इस वक्त तक तो आ जाती, पर जब कोरोना ठीक होएगा फिर जैसे ही माहौल होगा तो ज़रूर आएगी। और जो अपनी लाइफ में हमने जीवन में संघर्ष किया है, जो देखा है, पॉलिटिकल टेररिज्म देखा है, टेररिज्म देखा है, अपनी ज़िंदगी के कई अनुभव हैं, उसको देखा, वो यूथ के अंदर ज़रूर लेके आएंगे। जी बिल्कुल। सर, सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आपने रेमो डिसूजा को फॉलो किया हुआ है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है? नहीं, हम दोस्त हैं दोनों। जी। ओके। उनका डांस प्लस प्रोग्राम आता था, जी। मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनको कहा डांस प्लस में भी देशभक्ति जोड़ो। जी बिल्कुल। जी तो उसमें जोड़ी, तिरंगा झंडा है, शहीदों के ऊपर है, जवानों के ऊपर है, जी शहीदों के परिवार में वहाँ ले गया, वहाँ वंदे मातरम के ऊपर उन्होंने डांस किया, वहाँ तिरंगा झंडा लेके किया, तो उसको जोड़ दिया एक दूसरी तरफ। जी एक डांस प्लस आम, एक डांस प्लस देशभक्ति, जी उसको जोड़ दिया। तो हम दोस्त हैं, तो हमने उसको कहा डसूजा जी को, आप भी इसको रास्ते को इधर बदल गया। जी बिल्कुल। और सोशल मीडिया वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो देशभक्ति की बात हो या किसी और बात को आगे फैलाने की हो। तो सर, आपके बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे आपके ऐसे प्रशंसक हैं जिन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं आपकी आम जिंदगी से जुड़े हुए। वो जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में बिट्टा जी कैसे हैं। तो सर, अगर आपकी परमिशन है तो हम उसके साथ कंटिन्यू करें। जी। तो सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है जिसमें 1 वर्ड आंसर में हम करेंगे, जैसा कि उन्होंने आपसे पूछा। जी। प्लीज गिव। तो आपकी जो बायोपिक है, आप उस बायोपिक में किस एक्टर को खुद का रोल निभाते हुए देखना चाहते हैं? देखो, मैं चाहता हूँ नंबर 1 पे अजय देवगन जी, या अक्षय कुमार जी, या रणवीर सिंह जी। क्या बात है, क्या बात है सर। और सर, Z+ सिक्योरिटी मिलने के बाद ऐसी कोई फ्रीडम है जिसको आप मिस करते हैं? नहीं, देखो, जिस आदमी की इतने बम्बों से जिंदगी बोनस है, वो कौन सी आज़ादी, कौन सी ये चीज़ें। मेरी तो जिंदगी बोनस है जी। ये तो मैं इसमें कई सालों से घुला हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी बोनस है, कोई फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो देश से प्यार है बस, ना मेरी को हॉबी है, मेरी तो हॉबी हर चीज़ मेरा देश है, मेरा वतन है, मेरा तिरंगा झंडा, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। सर, बीइंग अ पंजाबी, आप खाने का शौक रखते हैं, तो आपका जो फेवरेट फूड है वो क्या है? देखो, जब बच्चे थे तो बहुत कुछ खाते थे जी। आज तो हम एक टाइम का खाना खाते, दोपहर को, सुबह फ्रूट खाते हैं, रात को दूध पीते हैं और मखाने खा के सो जाते हैं जी। और सुबह वॉक करते हैं और तुलसी की चाय पीते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का खाने का शौक़ है, और कोई हमारा शौक़ नहीं है। जी, क्या बात है। तो सर, इसी से मेरे जहन में भी एक छोटा सा सवाल आ रहा है, क्या कभी फैमिली नहीं कहती कि चलिए ना आज गोलगप्पे खा कर आएंगे, जैसे हम लोग अपने हस्बैंड्स को कहते हैं? देखो, प्रथम राष्ट्र, देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं। जी जी जब मौका मिलता है तो चलते हैं, पर कोई शौक़ नहीं है। जी। बच्चे, परिवार, भाई बहन, ये सब बाद में आते, पहले देश आता है। क्या बात है सर। बहुत बढ़िया। सर, अगर आप अपनी जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगी? देखो, ये इतने बम्बों से मैं मर चुका हूँ, है ना। मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके हैं, जवान भी शहीद हो चुके हैं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे पैर भी उतर गया था,
तो मेरी ज़िंदगी एक बोनस है, खुली सी किताब है, बोनस है। आज नहीं तो कल जाना है। कौन सा सफ़र, कौन सी ज़िंदगी, ये मुझे नहीं पता। मेरी ज़िंदगी मेरा देश है और मैं हमेशा यही कहता हूँ भगवान को, जब भी प्रार्थना करता हूँ, जब भी कभी दोबारा ऐसे बम्बों गोलियों से मौत आए, अंदर से यही निकले आखिरी समय में मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, यही मेरी ज़िंदगी का सफर। क्या बात है सर। सर वो कौन से शहीद हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी की जर्नी जो है वो मेल खाती है? देखो, वो जो शहीद थे उनके साथ आज अपने आप को मिलाना एक बहुत बड़ा पाप होगा। जी। जो उनकी जर्नी थी, शहीद आज़म भगत सिंह जी हों, राजगुरु सुखदेव हों, मंगल पांडे हो, इस्तफाकुल्ला खां हों, या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, लाला लाजपत राय जी हों, उनके साथ आज कोई जुड़ नहीं सकता है। जी। वो सिर्फ आखिरी व्यक्ति थे, सरदार पटेल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद कोई नहीं हुआ। जी। आज ज़्यादा तौर पे अगर राष्ट्रभक्ति की भी बातें होती हैं तो करोड़ों में से 1-2 लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर वाकई दिखावा नहीं है। ज़्यादा तौर पे दिखावा बहुत होता है। मैं सबको यही कहूँगा कि अगर राष्ट्रभक्ति करनी है तो दिखावे की ना हो, दिल से हो। जैसे मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग मिलते हैं, देशभक्ति की बातें करते, पर वो एक्चुअली होता नहीं। एक गुजराती लड़का मेरा बड़ा दोस्त है जिसका नाम है मारू, अभी मुझे कच्छ बॉर्डर उनके साथ जाऊँगा, तो बड़ा साधारण परिवार से है, पर उसके अंदर जज्बा इतना है देशभक्ति का कि मैं कई बार कहता हूँ कि वो कहता मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा हूँ, उम्र में मेरे से छोटा है। तो आज ढूंढना है कि राष्ट्रभक्ति जो भी हो वो दिल से हो, वो दिखावे से ना हो जी। और बच्चे बच्चे में वो जज्बा आए तो फिर हमारे देश की तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता। जी बिल्कुल सर। सर हमारा एक बचपन का नाम ज़रूर होता है और अभी तो आपको सब जिंदा शहीद के नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपके बचपन का नाम क्या था, ये हमारे जो लिसनर्स हैं वो जानना चाहते हैं। तो मेरे बचपन का नाम बिट्टा था जी। तो बिट्टा कह के बुलाते मुझे जी। मनिंदर कम बोलते, मनिंदरजीत सिंह चोपड़ा, मुझे कहते हैं मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। तो मेरा नाम, मेरी माँ कहती थी बिट्टा, तो मेरा नाम बिट्टा है, बिट्टा कह के बुलाते हैं। बहुत बढ़िया सर। शहीद भगत सिंह जी, उधम सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपके आइडल रहे हैं और बहुत से ऐसी हमारी जो यूथ है उनके रोल मॉडल आप हैं सर। अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th इंडिपेंडेंस डे, तो उस यूथ के लिए आपका कोई मैसेज? मैं यूथ को यही कहूँगा, बड़ी कुर्बानी शहादतों से ये आज़ादी मिली। कहना बड़ा आसान होता है जी। ये जो भारत माँ की मिट्टी है ना, ये बड़ी पवित्र है, हर जगह पे खून बहा है, फिर इस मुल्क को आज़ादी मिली है। जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगे झंडे अपमानित हुआ, कुछ ऐसे गलत लोगों ने अपमानित किया। एक तरफ नीरज चोपड़ा ने उसी तिरंगे झंडे को, पंजाबी और हिंदुस्तानी, उस तिरंगे झंडे को दुनिया में लहराया। बिल्कुल। तिरंगे झंडे की अहमियत को समझे। ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये को कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह शहीदों से लाल खून से बुना हुआ तिरंगा है। ये जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बुना हुआ तिरंगा झंडा है। बिल्कुल जी। मैं भी जब मिनिस्टर बना था तो मैं 2 बार तिरंगा झंडा मिनिस्टर होते हुए लहराया। जहां आतंकवादियों ने कहा यहाँ तिरंगा झंडा नहीं कोई लहराएगा, तो मैं मौत का कफन बांध के तिरंगा झंडा लहराया था। उसके बाद मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, अब मैं पॉलिटिशियन हो गया हूँ, मेरे हाथ अब इतने पवित्र नहीं रहे कि मैं तिरंगे झंडा भी लहराने के काबिल हूँ। ये मेरे मन में विचार आया। तो तिरंगे झंडे की अहमियत को समझे। कोई मिनिस्टर लोग हैं, कोई VIP हैं, उनकी फ्लैग लगता है तिरंगा झंडा, तो उसकी अहमियत को समझे कि ये नेशनल फ्लैग है। इस गाड़ी में हम बैठे हैं, आगे वो हमारी शान बना रहा है। हम ऐसी कोई बात ना करें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यही एक नारा दे, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और दिल से राष्ट्र की सेवा करें। किसी मजहब धर्म का हो, अपनी एक पहचान भारत बनाए, अपनी पहचान हिंदुस्तान बनाए, अपनी पहचान एक मजहब धर्म ना बनाए। जिस दिन हिंदुस्तान का हर धर्म हर मजहब का व्यक्ति ये कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, फिर जिस भी कौम का है उस कौम का नाम तभी ऊंचा होगा जिस दिन वो कहेगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, और सामने देखने वाला आदमी उसको भारतीय कह के बुलाएगा।
वही शान होगी। आज मैं सरदार सिख फैमिली से हूँ। गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी पगड़ी की शान, मेरी पगड़ी की इज्जत तभी है। मुझे भारतीय कहें तो फिर कहेंगे देखो ये सरदार भारतीय है। ये कहे ये ना कहें मैं तो सरदार हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। अपने आप को भारतीय कहना समझो और फ़ख्र से कहो वंदे मातरम। हाँ, जहाँ जरूरत है मगर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह हर व्यक्ति कहता है। पर हर व्यक्ति जिस दिन ये नारा देगा हमारा भारत बड़ा मजबूत होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने का। और सर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी और गुजारिश कि आप रेडियो महारानी के बारे में भी चंद लाइनें ज़रूर कहें। मैं सबसे पहले तो ये भाटिया, पूरा परिवार भाटिया जी का ये बड़ा संस्कारिक और पुराने विरसे का एक परिवार है। और इस परिवार से मैं एक इनके अंदर तक जुड़ा हुआ हूँ, इनके परिवार का मेंबर हूँ। और इनसे हमें बड़ा कुछ सीखना चाहिए, है ना। इन्होंने अपना हर व्यापार में, बिजनेस में नाम बनाया है। सारे परिवार इकट्ठे हैं। आजकल ये इनसे बड़ा कुछ सीखना है कि परिवारों को इकट्ठा कैसे रखना है, उनकी संस्कृति को कैसे संभालना है। इनसे सीखे कि हमें एक होके कैसे रहना है। और एक होने के साथ साथ इनसे संस्कृति सीखनी है, इनका जज्बा सीखना है, इनका प्यार देखना है। प्यार लोग बहुत करते हैं एक दूसरे को, दिमाग से चलते हैं। ये वो परिवार है जो दिमाग से नहीं चलता, जहाँ भी चलता है पूरा परिवार दिल से चलता है। तो इस परिवार के बारे में मैं यही कहूँगा। मैं तो इनके परिवार का मेंबर हूँ, भाटिया साहब का छोटा भाई हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। और यही कहूँगा कि परिवार हमेशा मजबूती से ऐसे ही लोगों के लिए एक संस्कार और एक दिशा बना के काम करता रहे। बिल्कुल। तो चलिए हम भी दिल से एक प्रण लेते हैं कि 75th इंडिपेंडेंस डे पर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली बातें छोड़कर इंडियन बनके, भारतीय बनकर आगे उभरेंगे और पूरे विश्व में हिंदुस्तानी होने का नाम कमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो।